नमस्कार, मैं नवीन सिद्धा। अंग्रेजों की गुलामी के लगभग 200 वर्ष बाद जब देश आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था तो देश के सामने कुछ चुनौतियां थीं। इन तमाम चुनौतियों में एक बड़ी चुनौतियां ये थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके स्वतंत्र भारत का पीएम किसे बनाया जाए। पूरी कांग्रेस नेहरू बनाम पटेल में उलझी हुई थी। कांग्रेस के ज्यादातर नेता चाहते थे कि पटेल पीएम बने, जबकि गांधी पटेल की जगह नेहरू को पीएम देखना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि पटेल उन्हें पसंद नहीं थे एक नेता के तौर पर। फिर ऐसा क्या हुआ कि पटेल की जगह नेहरू पर गांधी ने अंतिम मोहर लगा दी, जबकि पटेल नेहरू से बेहतर थे लीडरशिप के लिहाज। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि देश के पहले पीएम के लिए गांधी पटेल की जगह नेहरू को ही क्यों चुना। When an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the... जिस वक्त देश आजादी की ओर बढ़ रहा था उस वक्त कांग्रेस के पास दो पीएम पद के प्रबल दावेदार, पहला वल्लभ भाई पटेल तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू। देश की सामाजिक राजनीतिक एकता बिखरी हुई थी, आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था, देश बंटवारे के मुहाने पर आ खड़ा था। इसका रिएक्शन था हिंदू मुस्लिम दंगे। ऐसे दौर में देश के पीएम के रूप में एक मजबूत किरदार चाहिए था जो भारत को लंबे समय तक नेतृत्व कर सके, क्योंकि देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था। ऐसे में आजादी के अगले 10-12 साल तक लोकतांत्रिक चुनाव कराने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना भारत से अलग स्वतंत्र पाकिस्तान के जिद पर अड़े थे, चाहे उसके लिए देश को किसी भी दौर से गुजरना क्यों न। इसी जिद का परिणाम था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी करवाई, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगों का पहाड़ टूट पड़ा। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाने वाले और भारत एक नए स्वतंत्र भारत की कल्पनाओं को साकार करने में जुड़ा था। इस हिंदू मुस्लिम दंगे से अनगिनत लोग मारे गए थे। यह सिलसिला देश के बंटवारे तक चला। यही नहीं, भारत उस वक्त सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत अपने आप को अंग्रेजों के जाने के बाद एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में देख रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में नए नए समीकरण बन और बिगड़ रहे थे। ऐसे स्थिरता के दौर में एक देश को मजबूत और लंबे समय तक स्थिर सरकार की जरूरत थी जो भारत के आंतरिक और बाहरी समस्याओं का निदान दिला सके। कुल मिलाकर भारत का बागडोर संभालने वाला एक मजबूत नेता की जरूरत। अगस्त 1946 को ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अंतिम सरकार बनाने की आमंत्रित किया। तब ज्यादातर कांग्रेसी चाहते थे कि देश का कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए पटेल बेहतर विकल्प थे, खास तौर से जिन्ना जैसे नेता से मोल भाव करने में। लेकिन गांधी का शुरू से झुकाव नेहरू की तरफ था। गांधी कांग्रेस में इकलौता नेता थे जो देश के पीएम के लिए पटेल की जगह नेहरू को चुनना चाहते थे, जबकि कांग्रेस की बहुमत पटेल के साथ। अक्सर ये सवाल लोगों को परेशान करती है कि आखिर गांधी पटेल की जगह नेहरू को क्यों चाहते थे। ज्यादातर लोग गांधी को मन ही मन इसी बात से कोसते हैं। कुछ तो लोग गांधी और नेहरू के रिश्तों पर गलत आरोप लगाते हैं, जिसकी जितनी समझ होती उस तरह का आरोप लगा। लेकिन ये सच था कि पटेल कई मायनों में नेहरू से बेहतर थे, चाहे राजनीति में लीडरशिप की बात हो या देश को एक सूत्र में जोड़ने। लेकिन गांधी नेहरू पर ही अड़े थे। इस तरह नेहरू को लेकर गांधी का खुलकर समर्थन देने को लेकर गांधी और कांग्रेस के बीच पीएम पद के लिए एक मतभेद साफ दिखने। लेकिन ये भी सच था कि उस दौर में गांधी से बड़ा लीडर भारत में कोई नहीं। ऐसे में गांधी के खिलाफ जाने से कांग्रेसी लीडर बचते थे। नेहरू के नाम पर गांधी के इस अड़ियल रवैये से तंग आकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी को यहाँ तक कह दिया कि गांधी ग्लैमर नेहरू के लिए अपनी करीबी दोस्त पटेल को कुर्बान कर। ये काफी हद तक सही भी दिख रहा था, क्योंकि पटेल बेहतर विकल्प थे, लेकिन गांधी नेहरू को लेकर शायद बहुत दूर तक सोच रहे। लेकिन ये बात भगवान ही जाने कि आखिर नेहरू में ऐसा क्या ढूंढ रहे थे जो पटेल में नहीं था। ये बात सच है कि यदि तथ्यों को बारीकी से छानबीन करें तो नेहरू के लिए जो गांधी के तर्क थे वो इतने बुरे नहीं थे। लेकिन फिर भी देश को 76 साल से ये सवाल परेशान करती है, जब पटेल जैसे योग्य और दूरदर्शी नेता होने के बावजूद नेहरू को क्यों चुना। खैर, हम बागेश्वर धाम वाले बाबा तो नहीं है जो गांधी की मरी हुई आत्मा से बात करके बता दें कि आखिर गांधी के मन में उस वक्त नेहरू को लेकर क्या चल रहा था। पटेल और कांग्रेस के बाकी लोग गांधी के इस निर्णय से असहमत होने के बावजूद चुप थे। समस्या ये थी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो कद महात्मा गांधी का था वो कद किसी और राजनेता का नहीं था, खास तौर से कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस के सारे नेता गांधी का ही मुंह देखते थे।
तो कहते उसे मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। दरअसल इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल के रिश्तों की बारीकियों को आपको समझना हो। वैसे तो नेहरू को पीएम बनाने के लिए गांधी ही मुखर होकर बोलते थे। यह बात साफ था कि जिन हालातों में अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे उन हालातों में देश को एक लंबा दौर वाला पीएम चाहिए था। गांधी नेहरू को चुनने के पीछे मेरे हिसाब से एक बड़ी रीजन ये थी उम्र गैप। 1947 में पटेल 71 साल के थे जो गांधी से मात्र 6 साल छोटे, कि नेहरू 56 साल के थे जो पटेल से लगभग 15 साल छोटे। गांधी का मानना था कि नेहरू पटेल के बजाय भारत को लंबा सर्विस देंगे, क्योंकि नेहरू अभी 56 साल के थे और हुआ भी ऐसे ही। पटेल आजादी के 1 साल बाद ही चल बसे, जबकि नेहरू आजादी के 17 साल बाद 1964 में उनकी मृत्यु हुई। पटेल गांधी से मात्र 6 साल छोटे होने की वजह से दोनों के बीच में दोस्ताना व्यवहार। पटेल लंदन के उसी कॉलेज से बैरिस्टर की पढ़ाई की थी इस कॉलेज से गांधी, नेहरू और जिन्ना ने डिग्रियां ली थी। उन दिनों पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे। पटेल ने गांधी को पहली बार गुजरात क्लब में 1916 में देखा। गांधी उस वक्त साउथ अफ्रीका में झंडे गाड़ने के बाद पहली दफा गुजरात आए। देश में जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा। गांधी की भारत में इतनी लोकप्रियता बढ़ गई कि लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। लेकिन पटेल उस वक्त महात्मा गांधी से तनिक भी प्रभावित नहीं थे, क्योंकि शुरुआती दौर में गांधी पटेल को एक बनावटी किस्म का नेता प्रतीत होते, लेकिन ये धारणा बहुत जल्दी बदल गई। 1917 के बिहार के चंपारण में किसानों के साथ जब गांधी के आंदोलन से ब्रिटिश सरकार घुटने पर आ गई, तो इस घटना का असर पटेल पर जबरदस्त हुआ। जिसके बाद 1918 के खेड़ा आंदोलन में पटेल गांधी के करीब आ गए। आंदोलन के बाद पटेल अब गांधी के पक्के भक्त बन चुके। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पटेल अब गांधीवादी रास्ता पर चलकर जून 1928 को बारडोली आंदोलन में प्रांतीय सरकार ने किसानों पर 30% की करों की बढ़ोतरी के विरोध में पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुए और सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। इसके बाद पटेल देश में काफी मशहूर हो गए। इसी आंदोलन में गुजराती महिलाओं द्वारा पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। जबकि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली और आखिरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, जो गुजरात के सरदार से देश का सरदार बना दी। जबकि गांधी और नेहरू के संबंध की बात करें तो इन दोनों के बीच में गुरु और शिष्य का संबंध, क्योंकि गांधी से नेहरू लगभग 20 साल छोटे थे और अपनी राजनीतिक जीवन में गांधीवाद का काफी अनुसरण किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता सौंप दी तो उसके बाद अंतरिम सरकार में पीएम पद के लिए कांग्रेस और गांधी ने नेहरू और पटेल में उलझ गए। कांग्रेस के ज्यादातर लीडर पटेल को सपोर्ट कर रहे थे तो गांधी नेहरू को। फाइनली तय हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही भारत का अंतरिम सरकार का पीएम बनेगा। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम थे, जो पिछले 6 साल से अध्यक्ष पद संभाल रहे, जिनके जाने का वक्त आ चुका था। लेकिन गांधी उस वक्त पूरी तरह से देश का कमान नेहरू के हाथों में देने का मन बना चुके थे। गांधी एक पत्र के माध्यम से अब्दुल कलाम को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा। अब नेहरू को लेकर गांधी अब खुलकर समर्थन कर रहे थे। वो पार्टी में कहने लगे कि कांग्रेस हमारी हमेशा से एक राय मांगती रही है, तो मैं राय के तौर पे यही कहना चाहूंगा कि नेहरू ही पीएम पद के लिए मेरी पहली पसंद होंगे। इसके पीछे कई कारण हैं जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। ये गांधी के शब्द जिक्र नहीं करना चाहता वाली लाइन ही कई विवादों को जन्म दिया। लोग तमाम तरह के सवाल उठाने लगे कि फिर गांधी नेहरू को ही क्यों चाहते हैं। खैर, नेहरू गांधी को अपना राजनीतिक पिता मानते थे। इसके बाद गांधी के इस पत्र ने कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी। पार्टी में अब सबको लगने लगा कि गांधी फाइनली नेहरू को ही पीएम बनाना चाहते हैं। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उस कमरे में बैठा हर शख्स ये बात जानता था कि गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। उस समय कांग्रेस में एक परंपरा थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जरिए वोटिंग करा के कराती। जिस नाम की पर्ची कमेटी में ज्यादा होती थी उसे अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता था। उन दिनों पीएम का चुनाव भी ऐसे ही हुआ था। कमेटी के 15 मेंबर मौजूद थे। उन 15 मेंबर में से 12 मेंबर पटेल के पक्ष में नाम प्रस्तावित किया, जबकि 3 पर्ची पर जेवी कृपलानी और सीता रमैया का नाम मेंशन था। वहीं नेहरू की बात करें तो वहां सारे मेंबर में से कोई भी मेंबर नेहरू के अध्यक्ष पद के लिए नाम समर्थन नहीं किया, जबकि वहां सब जानते थे कि गांधी नेहरू को चौथी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते। इस तरह वोटिंग पटेल के बहुमत में होने के बाद प्रांतीय कांग्रेस के महासचिव जेवी कृपलानी ने चुनावी पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा। पर्ची के हिसाब से कांग्रेस का समर्थन पटेल के साथ था, जबकि वहां कमेटी में बैठे गांधी एकमात्र
एकमात्र ऐसा नेता थे जो नेहरू के पक्ष में थे। पर्ची के हिसाब से अब फाइनल रिजल्ट गांधी को ही सुनाना था। इस तरह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वोटिंग को दरकिनार करते हुए गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए घोषित कर दी और कमेटी के कोई भी नेता गांधी के इस रवैये का विरोध नहीं कर सकता। उस समय सिर्फ गांधी ही कर सकते थे। गांधी नेहरू को पीएम चुनने की वजह को लेकर जाने माने पत्रकार दुर्गादास अपनी पुस्तक इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू में लिखते हैं, गांधी के पास नेहरू को चुनने की कई सारी वजहें थी। दरअसल पटेल के बारे में सब जानते थे कि पटेल का पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित है, जो उस दौर में जिन्ना जैसे वायरस का इलाज बेहतर जानते थे। लेकिन गांधी का मानना था कि पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन सरकार नेतृत्व में नेहरू पटेल से बेहतर साबित होंगे, ऐसा गांधी को पूर्ण विश्वास था। जब इन सवालों पर पत्रकार दुर्गादास गांधी से पूछते हैं कि ये गुण आपको पटेल में क्यों नहीं दिखाई देते, तो गांधी हंसते हुए कहते हैं, हमारे कैंप में नेहरू इकलौता अंग्रेज है। उसके बाद दुर्गादास फिर कहते हैं कि ये कोई वजह तो नहीं है देश का बागडोर किसी को सौंपने की। तब गांधी कहते हैं कि पहला तो नेहरू नंबर 2 की कुर्सी पर आने के लिए कभी नहीं मानेंगे। जबकि गांधी के नजर में दूसरा कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में नेहरू का जो साख चर्चे और इज्जत है वो पटेल के पास नहीं था। यहाँ गांधी मानते थे कि भारत के लिए नेहरू और पटेल सरकारी बैलगाड़ी की तरह हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मामले को देख लेगा तो दूसरा राष्ट्रीय मामलों, इस तरह दोनों मिलकर देश को आसानी से चला सकेंगे। यही नहीं, गांधी की नजर में नेहरू और पटेल में कुछ बुनियादी अंतर भी मौजूद। एक तो ये कि पिछले 200 सालों के बाद अंग्रेज सत्ता छोड़ रहे हैं, इसलिए अंग्रेजन सिस्टम के साथ डील करना नेहरू पटेल से बेहतर साबित हो। दूसरा कि वैश्विक स्तर पे जो पहचान नेहरू का था वो पटेल का नहीं था। तीसरा बड़ी रीजन ये था कि नेहरू आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बोलने और लिखने में महारत हासिल था। नेहरू पटेल से ज्यादा उदार थे और उनके विचारों में एक लचीलापन था। और साथ में नेहरू के पक्ष में एक बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि पटेल से लगभग 15 साल छोटे थे। उस दौर में एक बिखरे हुए राष्ट्र के लिए लंबा अवधि वाला पीएम चाहिए था, जिसमें नेहरू पटेल से ज्यादा फिट बैठते, जबकि पटेल नेहरू से बिल्कुल अलग थे। पटेल का स्वभाव थोड़ा कठोर और सख्त नेचर के थे। जो कहना था वो मुंह पर आपको साफ साफ कहते थे, इसलिए माइनॉरिटी क्लास के लिए हमेशा नापसंद लीडर, जबकि पटेल कूटनीति और राजनीतिक में माहिर। चौथा बड़ी रीजन ये था कि नेहरू समाजवाद में विश्वास करते थे तो पटेल उस वक्त पूंजीवाद को सही मानते। पांचवा बड़ी अंतर ये था कि नेहरू आधुनिक भारत, धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण भारत में विश्वास रखते थे, जबकि पटेल राष्ट्रीय हितों को हमेशा सर्वोपरि रखते थे। यही नहीं, पटेल हिंदू और हिंदू परंपरा को लेकर उनके मन में एक कोमल भावनाएं जो समय के साथ उन्हें उत्तेजित करता था। पटेल के अंदर हिंदुत्व नाम का एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था, इसलिए गांधी पटेल के इस रवैये से बहुत आशंकित रहते थे और ये बात बखूबी जानते थे कि आजादी के पटेल का हिंदुत्व वाली सॉफ्ट कॉर्नर कभी भी हॉट कॉर्नर में बदल सकता था, जबकि नेहरू हिंदू मुस्लिम से परे धर्मनिरपेक्ष में पूर्ण विश्वास करते थे। नेहरू में राजनीतिक अवलोकन करने की जबरदस्त क्षमता थी। इसके बावजूद वो स्वाभाविक रूप से इमोशनल और जरूरत से ज्यादा उदार और कल्पनाशील थे। अंतरिम सरकार के वक्त जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार मिलकर बनाई थी जिससे कि विभाजन टाला जा सके, नेहरू के एक बयान से दंगा भड़क गया जब कोलकाता के एक रैली में नेहरू ने कहा कि कैबिनेट मिशन योजना में बाद में फेरबदल किया जा सकता है। तो ऐसे में नेहरू ने जिन्ना के दुखती नस पर हाथ रख और जिसका परिणाम था जिन्ना ने सीधी कार्रवाई का ऐलान कर दंगा करवा दी। दरअसल कैबिनेट मिशन के तहत प्रांतों में जनसंख्या के रेशियो में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व भेजने का प्रावधान था। मुस्लिम लीग और जिन्ना को हमेशा से डर सताता था कांग्रेस मुस्लिम हितों का ख्याल नहीं रखेगी। सीधी कार्रवाई के बाद जो देश में दंगा हुआ वो बहुत दर्दनाक था। दरअसल गांधी के नेतृत्व में उस हालात को लगातार संभालने की कोशिश करते रहे और आजादी के बाद भी जारी रखा। ऐसा नहीं था कि सीधी कार्रवाई नेहरू के बयान के बाद ही शुरू हुआ, जबकि इसकी पटकथा पहले ही मुस्लिम लीग और जिन्ना द्वारा लिखी जा चुकी थी। 1946 के सांप्रदायिक दंगों में पटेल का हिंदुत्व उछाल मारता देख कहीं न कहीं यही गांधी को पीएम के उम्मीदवार के लिए पटेल की जगह नेहरू को वरीयता दे दी, क्योंकि आजादी की सुबह लाखों लोगों के लाशों पर मिली थी। ऐसे में देश का पीएम एक धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण समाज और संस्कृतियों को लेकर साथ चलने वाला चाहिए था। मैं व्यक्तिगत तौर पर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पटेल के बजाय नेहरू को देश का बागडोर देने के पीछे हिंदुत्व के बजाय धर्मनिरपेक्ष ही रहा होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के दौरान
23 नवंबर 1946 को मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन में पटेल ने दंगों को देखते हुए अपना आपा खो दिया और मुस्लिम लीग को चेतावनी देते हुए कहा कि धोखे से पाकिस्तान लेने की बात मत करो, यदि तलवार से लेना है तो उसका मुकाबला तलवार से किया जा सकता है। पटेल के इस बयान से गांधी की अहिंसावादी सोच को बड़ा धक्का लगा। उस वक्त गांधी पटेल से इतना नाराज हुए कि गांधी तुरंत पत्र लिखते हुए पटेल को बूढ़ा कह डाला। इस तरह एक बात तो साफ थी कि गांधी पटेल के बजाय नेहरू को एक बेहतर पीएम मानते थे। एक रीजन ये भी था कि 1942 में नेहरू को गांधी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। जिस समय गांधी और नेहरू में थोड़ा मतभेद चल रहा था, तब गांधी ने कहा था कि आज भले ही नेहरू हमारे विचारों से सहमत नहीं, फिर भी जब मैं नहीं रहूंगा तो नेहरू हमारी ही भाषा बोलेंगे। इस तरह 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जो आजादी के बाद अंतरिम सरकार भारत सरकार में बदल गया, जिसके बाद देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू बने, जबकि पटेल देश का वाइस पीएम और होम मिनिस्टर बने। यह मेरे पीएम सीरीज की पहली वीडियो 1947 से 2024 तक सभी पीएम बनने की स्टोरी सुनाएंगे। यदि यह मेरी पीएम सीरीज आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।